बताते हैं। पश्चिम बंगाल के 2026 चुनावों में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक यही समझने वाले हैं कि भारतीय राजनीति का एक ऐसा किला जिसे कभी अजेय माना जाता था, वो आखिर अचानक कैसे ढह गया। सच कहूं तो ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी एक पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था का अंत है। 15 साल, जी हाँ, पूरे 15 साल ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री के रूप में लगातार शासन इतना ही लंबा था। लेकिन सोमवार को बीजेपी से मिली हार के बाद उनका ये लंबा सफर एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जरा सोचिए, एक दशक से भी ज्यादा समय तक जिस नेता का राज्य की सत्ता पर एक छत्र राज रहा हो, उसका इस तरह से सत्ता से बाहर होना ये वाकई हैरान करने वाला है। एक वक्त था जब ममता बनर्जी का नाम ही जीत की गारंटी माना जाता था, लेकिन अब वो अपने राजनीतिक वजूद को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। वो लगातार चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन अब उनके सामने एक बेहद अनिश्चित भविष्य खड़ा है। ये हार साफ तौर पर एक ऐसे युग का अंत है जहां उनके नाम मात्र से ही चुनाव जीत लिए जाते थे। अब इस 15 साल के शासन की नींव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 2011 में चलना होगा। ये वो साल था जब बनर्जी ने वो कर दिखाया जिसे असंभव माना जाता था। लगातार 34 सालों से चले आ रहे मजबूत कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ फेंकना। उस वक्त उनके इस राजनीतिक चमत्कार ने उन्हें रातों रात पूरे देश की राजनीति के बिल्कुल केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की मानव विज्ञानी मुकुलिका बनर्जी ने यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर बताया है। एक तरफ थे संभ्रांत पढ़े लिखे भद्र लोग, कम्युनिस्ट नेता, और दूसरी तरफ थी ममता बनर्जी, साधारण सूती साड़ी और रबर की चप्पलों में एकदम आम इंसान वाली छवि। और पता है, यही कंट्रास्ट उनके उभार का सबसे बड़ा हथियार बना। उन्होंने खुद को इलीट वर्ग के खिलाफ आम जनता की सबसे मजबूत और सच्ची आवाज के रूप में पेश किया। उनका ये सफर कोई आसान सफर नहीं था। 1980 के दशक में एक आक्रामक एंटी कम्युनिस्ट छात्र नेता के रूप में शुरुआत से लेकर 2011 की ऐतिहासिक जीत तक कड़े संघर्षों की एक लंबी कहानी है। 1990 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी, लेकिन इससे उनका हौसला और मजबूत ही हुआ। फिर 2007 में जब वो सिंगूर और नंदीग्राम में औद्योगिकरण के खिलाफ किसानों के साथ खड़ी हुईं, तो उन्हें वो जन समर्थन मिला जिसने उन्हें सीधे सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दिया। बंगाल की राजनीति के उस हिंसक और चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि ने ही दीदी की इस मजबूत छवि को गढ़ा था। एक बड़ी बहन जो निडर है और जो अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसी निडरता ने लोगों के दिलों में ये गहरा विश्वास भर दिया कि अगर दीदी हमारे साथ हैं तो हमें किसी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खैर, सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी यानी टीएमसी ने काम कैसे किया, इसे समझने के लिए राजनीतिक वैज्ञानिक द्वैपायन भट्टाचार्य ने एक टर्म दिया है, फ्रेंचाइजी मॉडल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्थानीय बाहुबलियों और नेताओं को अपने अपने इलाकों में ताकत और बिजनेस बढ़ाने की पूरी छूट दी गई, और इसके बदले में उन्हें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ करिश्माई केंद्रीय नेता यानी ममता बनर्जी के प्रति अपनी पूरी वफादारी साबित करनी थी। ये सत्ता के बंटवारे का एक बिल्कुल ही अलग तरीका था। और इस फ्रेंचाइजी मॉडल ने किया क्या? इसने कम्युनिस्टों के पुराने कड़क और कैडर आधारित संगठन को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। जहां पहले राज्य में एक व्यवस्थित पार्टी सोसाइटी हुआ करती थी, वहां अब एक व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था आ गई थी। ये नया सिस्टम पूरी तरह से ममता बनर्जी के विशाल व्यक्तिगत करिश्मे और उनके सीधे कंट्रोल के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन देखिए, इस बड़ी बहन वाली कल्याणकारी छवि को बनाए रखने की एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। सरकारी खजाने पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य के अपने कुल रेवेन्यू का लगभग 25% यानी सीधा सीधा 1/4 हिस्सा केवल महिलाओं के लिए चलाई गई 4 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च हो रहा था। साफ है, ये एक ऐसा वित्तीय बोझ था जिसे लंबे समय तक खींचना नामुमकिन सा था। और इन्हीं वित्तीय और ढांचागत दबावों के बीच इस अजेय किले में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। लगातार बढ़ता हुआ राज्य का कर्ज, सालों से खाली पड़ी सरकारी नौकरियां, गली मोहल्लों में पनपते जबरन वसूली के नेटवर्क, और फिर सामने आया शिक्षकों की भर्ती का एक बहुत बड़ा घोटाला।
इसके ऊपर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठने वाले गंभीर सवालों ने उस सावधानी से गढ़ी गई कल्याणकारी छवि को अंदर तक हिलाकर रख दिया। दिलचस्प बात यह है कि 2023 में ही इस फ्रेंचाइजी मॉडल की सबसे बड़ी और घातक खामी को पकड़ लिया गया था। ये साफ दिखने लगा था कि स्थानीय नेताओं के निजी फायदों की भूख ने राजनीतिक नैतिकता को मीलों पीछे छोड़ दिया है। इन लेन देन वाले स्वार्थों के हावी होने से पार्टी और आम मतदाताओं के बीच का वो मजबूत भावनात्मक रिश्ता चटकने लगा जो कभी टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। और अब इस करारी हार के बाद बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर हो गया है। सायंतन घोष जैसे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी अब पार्टी के टूटने के एक बड़े अस्तित्वगत खतरे का सामना कर रही है। सत्ता के समीकरण बदलते ही कई नेता संभावित रूप से विजयी बीजेपी की तरफ खिंच सकते हैं। राजनीति में सत्ता के नए केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण का ये एक क्लासिक उदाहरण है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को हमें व्यापक राष्ट्रीय संदर्भ में भी तटस्थ होकर देखना चाहिए। कई विशेषज्ञों का तर्क है कि ये चुनावी नतीजा सिर्फ स्थानीय सत्ता विरोधी लहर को नहीं दिखाता, बल्कि ये उस बड़े राजनीतिक असंतुलन की तरफ भी इशारा करता है जो बीजेपी के एकतरफा वर्चस्व के कारण पैदा हुआ है। भारत की राजनीति का वो समान अवसर वाला मैदान जहां क्षेत्रीय पार्टियां खुलकर खेल पाती थीं, वो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। इस सब के बीच ममता बनर्जी ने पारंपरिक तरीके से अपनी हार को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। वो दावा कर रही हैं कि ये जनादेश उनसे जबरन छीना गया है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही देश को एक पार्टी शासन के खतरों से आगाह करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी इंडिया गठबंधन को और भी मजबूत करने की कसम खाई है। इन तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों ने हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या 71 साल की ये अनुभवी और जुझारू नेता भविष्य में खुद का राजनीतिक पुनरुद्धार कर पाएंगी, या फिर वो उस पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का महज एक धुंधला पड़ता अवशेष बनकर रह जाएंगी जिससे लड़कर उन्होंने कभी अपनी पहचान बनाई थी? ये वाकई सोचने वाली बात है। भले ही उनका 15 साल पुराना अजेय किला आज ढह गया है, लेकिन जिस स्ट्रीट फाइटर ने पहली बार बंगाल की जनता का दिल जीता था, वो अब खुद को एक फ्री बर्ड या आम इंसान बताकर फिर से सड़कों पर उतरने की बात कर रही हैं। इस पूरे विश्लेषण से हमें यही समझ आता है कि राजनीति में हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। उनका ये आखिरी बयान हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या आने वाले समय में हमें सड़कों पर एक और बड़ा राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलेगा? इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।